देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिटेंशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है। तो उसका रूल्स रेगुलेशंस ये सब हम लोगों ने देखा था। ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन किया था दिखा रहे थे, ये देखो इलास्ट्रेशन 1, 2 और 3 किया था। अभी हम लोग 4th नंबर इलास्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो 4th नंबर पे देखते हैं क्या बोला है। बोल रहा है द बैलेंस शीट ऑफ बी कंपनी लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI बैंकिंग NBFC एंड HFC एज एट 31st March 2021। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दिया हुआ है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग। ठीक है। करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल और नॉन करेंट एसेट में TPE है, और उसके साथ यहाँ पर करेंट एसेट इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। शेयर कैपिटल, अब देखो ये सारे नोट्स टू अकाउंट्स बने हुए। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब कितना था, रिजर्व सरप्लस में क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कैश एंड बैंक बैलेंस में कैश एट बैंक, कैश इन हैंड है। ये तो गया डिटेल्स। अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, एट द एनुअल जनरल मीटिंग इट वाज रिजॉल्व। ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या देखा गया है, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। To give existing shareholder the option to purchase 110 rupees shares at 15 for every 4 years। तो जो existing बोल रहा है to give existing shareholders, good afternoon, the existing shareholders to option to purchase 10 rupees shares at 15। ठीक है। 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में खरीदने का ऑफर मिला है कंपनी की तरफ से। किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। और कितने कैसे करके मिलेगा, फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। मतलब पहले से अगर किसी के पास 4 शेयर्स है होल्डिंग में, तो अभी उसे 1 शेयर मिलेगा। ठीक है। कितने में उसे खरीदना है, अगर लेना है तो 15 रुपीज करके बोला है, प्रायर टू बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। बोनस के पहले ये किया जाएगा, बोनस उसके बाद दिया जाएगा। तो बोनस शेयर क्या होता है बता देंगे। दिस ऑप्शन वाज टेकन अप बाय ऑल द शेयर होल्डर। सारे शेयर होल्डर्स ने ये ऑप्शन लिया। तो हम लोग को पता है कि हम लोग स्टार्टिंग से कंपनी अकाउंट जब पढ़ रहे हैं तो ये ऑथराइज जो है वो टोटल लिमिट को बताता है। ठीक है। और ये जो 20,000 है इशूड, मतलब इतने शेयर होल्डर एक्चुअली कंपनी के हैं 20,000। अब ये 20,000 शेयर होल्डर को अगर 5 करके शेयर्स मिलेगा एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। ठीक है। अच्छा, बोल रहा है ऑप्शन क्या है, परचेस करने के लिए 1 शेयर्स, 1 शेयर नया वाला मिल जाएगा। ठीक है। अगर ओल्ड शेयर किसी के पास 4 है और सभी शेयर होल्डर ने ये ऑप्शन लिया है, एक्सरसाइज करने का मतलब लिया है, तो कंपनी को कितना सारा शेयर इशू करना पड़ेगा, ये ऑब्वियसली 5,000, क्योंकि 20,000 इंटू 1/4 करने से आ जाएगा। मतलब हम पहला वर्किंग नोट यहाँ दिखा देते हैं। इलास्ट्रेशन 4 सबसे पहला वर्किंग नोट बनेगा यहाँ पर, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है। तो नॉर्मल जो यूनिटरी मेथड है कि 4 के लिए 1, 1 के लिए 1/4, तो 20,000 के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5,000 शेयर्स। ठीक है। तो कंपनी को भी 5,000 शेयर्स इशू करना पड़ेगा। और एक वर्किंग नोट बनाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर बोला है कि ये तो हम लोगों ने देख लिया, जो नया शेयर इशू होगा उसमें कंपनी को कितना सारा शेयर इशू करना पड़ेगा। बोल रहे इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हुई। अब कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी। बोनस शेयर मतलब इसके लिए शेयर होल्डर को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, कंपनी फ्री में शेयर दे रही है। अभी इतना ही समझो। ठीक है। बोनस शेयर आएगा तो वहाँ डिटेल्स में बताएंगे। फ्री में शेयर दे रही है और शेयर होल्डर वो ले सके।
गया, ठीक है। तो फ्री में मिलेगा तो कोई क्यों नहीं लेगा, तो नॉर्मली सभी वो ऑप्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज करते उस ऑप्शंस को, तो कंपनी ने बोला बोनस दे रहा है, मतलब फ्री में शेयर दे रहे हैं। कितना बोल रहे हैं, अगर किसी के पास ओल्ड 5 शेयर्स है, ठीक है, ओल्ड 5 शेयर्स है तो न्यू 1 बोनस शेयर मिल जाएगा। तो कंपनी को कितना बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा, तो वो भी लिख के दिखाते हैं, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, देखो 5 के लिए एक, तो एक के लिए 1/5, ठीक है। तो 1/5 और कितना सारा शेयर होल्डर है उन सभी को मिलेगा। तो पहले तो 20,000 शेयर होल्डर्स थे, ठीक है। अभी और 5,000 शेयर्स अगर कंपनी इशू कर रही है, उसके बाद बोनस इशू कर रही है, तो टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स हो गया इशूड वो 25,000 हो गया। तो उन सभी को बोनस जो है मिले। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। तो ये हो जाएगा 5,000, ठीक है। और यहाँ पर कैसे हुआ था, बोला था कि ओल्ड अगर 4 है किसी के पास तो 1 न्यू शेयर्स ले सकते हो, ये ऑप्शंस था जो कि सभी ने एक्सरसाइज किया। तो 1/4 और सब कितने शेयर होल्डर्स थे, 20,000। कहाँ से दिखा, बैलेंस शीट से दिखा, ऐसे करके निकलता है, ठीक है। ये मैंने फिर भी रफली बता दिया, जो कि नॉर्मली कैलकुलेशन होता है। अब नया शेयर्स इशू होने के बाद टोटल शेयर होल्डर बन जाते हैं 20 + 5 25,000। तो 25,000 जो है उसके लिए कितना हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा 5,000 बोनस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को बोला है एंट्री करने के लिए, इस क्वेश्चन में सिंपल एंट्री करने के लिए हम लोग को बोला गया है। बोला है और क्या हुआ है, देखो पहला दो तो कैलकुलेशन किया, एंट्री कर लेंगे। रीपे द डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 3%, डिवेंचर रिडीम हुआ है 3% प्रीमियम के साथ। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर दिस ट्रांजैक्शंस, तो हमें इसके लिए जर्नल एंट्री करके दिखाना है, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ बी कंपनी लिमिटेड, डेट तो है नहीं क्वेश्चन में, तो तुम लोग चाहो तो स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। एग्जाम में तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे शेयर इशू कर रही है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ, कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रही है और वो सारे लोगों ने शेयर खरीद लिया, ठीक है। तो कंपनी का एंट्री क्या होगा, शेयर इशू करने से पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। और नैरेशन तुम लोग लिख लेना, ठीक है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाता है, ऑलवेज जो है उसमें हम लोग का जो है इसमें हम लोग का जो क्या बोलते हैं उसे, नॉर्मल जो कैपिटल, और ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का वैल्यू यहाँ जाएगा। शेयर कितने का था, 15, ठीक है। तो यहाँ 5 और यहाँ 10 हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स 5,000, ठीक है। ये पर वैल्यू, ये नॉमिनल वैल्यू पे होता है। तो 5,000 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 75,000, और ये हो गया 5,000, और ये हो गया 2,500, 25,000, और ये हो जाएगा 5,000 इंटू 10, ये हो गया 50,000, और ये टोटल 75,000। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया है, वो हम बता देते हैं। बोनस शेयर क्या होता है, फ्री का शेयर होता है। तो बोनस शेयर इशू करने से एंट्री ऐसा होगा, एक्चुअली बोनस शेयर कंपनी इशू करती है तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो कर नहीं सकती है, क्योंकि बैंक तो आएगा नहीं, जैसे यहाँ एंट्री किया था। तो कंपनी क्या करती है, एक्चुअली रिजर्व को कैपिटलाइज्ड करना ही बोनस होता है, मतलब रिजर्व का पैसा निकाल के कैपिटल में ट्रांसफर करना, ठीक है। तो बोनस चैप्टर में डिटेल्स में बता देंगे। यहाँ पर बस इतना याद रखो कि बोनस का मतलब क्या होता है, रिजर्व को कैपिटलाइज्ड करना, ठीक है। मतलब रिजर्व ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में, कैपिटलाइज्ड करना। रिजर्व जो है वो कैपिटलाइज्ड होने का मतलब ही होता है बोनस शेयर इशू करना, ठीक है। इतना याद रखो। तो अगर रिजर्व को हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो रिजर्व मेरा कम होगा, ठीक है। अब कौन कौन सा रिजर्व यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना ही बता रहे, बोनस नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो बता देंगे।
यहाँ पर देखो अगर रिजर्व को कैपिटलाइज्ड करेंगे तो क्या होगा, जैसे हमारे पास क्या रिजर्व है, क्वेश्चन में देखो हमारे पास रिजर्व सरप्लस में जाते हैं, बैलेंस शीट में देखो यहाँ पर दिया हुआ है पीएल है 1,20,000, लेकिन सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज किया जाता है। और ये बात शायद जब मैंने तुम लोग को कंपनी अकाउंट स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तब मैंने बताया था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कहाँ कहाँ होता है। वहां पर अगर देखोगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज जो है वो बोनस शेयर इशू करने के लिए होता है। इसका डिटेल्स मैंने पढ़ाया था थ्योरेटिकली, ठीक है। तो अगर वो पॉइंट याद है तो जरूर रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज, ठीक है। ये देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करेंगे सबसे पहले, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना आया 25,000, ठीक है। अब बोनस शेयर जो इशू होगा तो कितना हमें कैपिटल मिलेगा, जैसे ये देखो 5,000 इंटू 10, तो ये भी 5,000 इंटू 10 मतलब 50,000। तो एक्चुअली एंट्री ऐसे होता है, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, पहला एंट्री ये होता है टू बोनस टू शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये ड्यू एंट्री हो गया कि हम लोग शेयर होल्डर को बोनस देंगे, और ये देने के लिए ये क्या कर दिया, लाइबिलिटी क्रिएट कर दिया कि हमें बोनस देना पड़ेगा, कितने का 50,000 का। तो टू बोनस टू शेयर होल्डर, जैसे क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं वैसे बोनस टू शेयर होल्डर हो गया। अब ये बोनस इशू करेंगे तो पैसा तो नहीं आएगा, फ्री में दे रहा है, तो कंपनी के पास से क्या जाएगा, उनका रिजर्व कम होगा। अब रिजर्व में क्या यूज होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में अगर कुछ अमाउंट है तो वो पहले यूज होगा। अगर तुम लोग को याद आ रहा है प्रीमियम का यूज, तो वहां पर ये पॉइंट था। अब हमें चाहिए 50,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 25 है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है तो देखो कंपनी के पास सफिशियंट प्रॉफिट वगैरह रहता है तो ही वो सोचती है बोनस देगी, नहीं तो नहीं। तो 1,20,000 में से कितना लेने से काम हो जाएगा, 25,000। तो ये ड्यू एंट्री हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर लिख दिया मैंने, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, ठीक है। तो इतने का शेयर कैपिटल बन गया, मतलब ये हो गया सिंपल एंट्री। देखो अगर ये बोनस टू शेयर होल्डर कैंसिल आउट कर दे, बोनस टू शेयर होल्डर कैंसिल आउट कर दे, ठीक है, तो बचेगा क्या, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नॉर्मली क्या होता है शेयर इश्यू करने का, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक तो होगा नहीं, मैंने पहले ही बोला फ्री का शेयर है, और फ्री का शेयर है तो कंपनी के पास से क्या जाएगा, क्योंकि फ्री है तो दूसरे लोग बेयर करते हैं ना, तो कंपनी कुछ बेयर करेगी, क्या बेयर करेगी, अपने रिजर्व को कम करेगी। रिजर्व में सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम, एंड आफ्टर दैट जो है बाकी पीएल से ले सकती है, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो मुझे लगता है ये पॉइंट समझ में आया होगा, कि भले हम लोगों ने बोनस शेयर अभी तक ना किया हो, क्योंकि सिंपल बात है रिजर्व को कैपिटलाइज्ड करना। अब क्यों होता है, उसमें बेनिफिट है लॉस है, वो पूरा डिटेल्स में हम बताएंगे, लेकिन यहाँ अभी हमें इतने से ही काम बनेगा। अच्छा अब कंपनी नेक्स्ट क्या करेगी, देखो हम लोगों ने पहला पॉइंट कर लिया कि कंपनी शेयर इशू करेगी, दूसरा बोनस शेयर इशू करेगी, थर्ड बोला है कंपनी डिवेंचर जो है वो रिडीम करेगी। तो कंपनी अगर डिवेंचर रिडीम करेगी तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी को डीआरआर और डीआरआई बनाना पड़ता है, लेकिन उसमें भी रूल्स था, ठीक है, डीआरआर और डीआरआई बनाना पड़ता है, उसमें भी रूल्स था कि कौन डीआरआर बनाएगा। मैंने यहाँ चार्ट बनवा दिया था तुम लोग को, ये देखो कौन डीआरआर बनाएगा और कौन डीआरआई बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, ठीक है। ये वाली, ठीक है, कौन कौन बनाता है डीआरआर डीआरआई और कौन नहीं बनाता है, ठीक है। तो वहां पर जो लिस्ट है वो तुम लोग देखोगे, तो फिर वहां से आराम से रूल्स जो है याद करना पड़ेगा, मैंने बोल भी दिया था कैसे याद करना है। अब देखेंगे कि इनका डीआरआर और डीआरआई बनेगा कि नहीं बनेगा। देखते हैं कंपनी कैसा कंपनी है। कंपनी जो है अनलिस्टेड कंपनी है, अदर देन एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एंड एचएफसी, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। ये देखो कंपनी कैसा है, ये देखो कंपनी है अनलिस्टेड, ठीक है। तो चलो अनलिस्टेड कंपनी में जाते हैं। अनलिस्टेड कंपनी कैसा कंपनी है, अदर देन एआईएफआई, अनलिस्टेड में एआईएफआई नहीं है, और जो है बैंकिंग कंपनी भी नहीं है, एनबीएफसी भी नहीं है, एचएफसी भी नहीं है, ठीक है। तो क्या इनका डीआरआर बनेगा, हाँ अदर कंपनी है तो 10% डीआरआर बनेगा। क्या डीआरआई बनेगा, हाँ वो भी बनेगा 15%। अब 10% ऑफ क्या होता है, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, ये मैंने लिखवाया
ये देखो 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर होता है, किस चीज का 10%, ये भी मैंने लिखवाया था, ठीक है। और 15% का भी वही आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, ये देखो 10% ऑफ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग, 15% डिवेंचर जितना रिडीम करना चाहते, इन्वेस्टमेंट कितने का बनेगा, जितना डिवेंचर रिडीम करना चाहते उतने का इन्वेस्टमेंट बनेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्रिएट करेंगे डीआरआर, और डीआरआर कहाँ से क्रिएट होता है, प्रॉफिट से। तो कितना डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 डीआरआर, चेक करते कितना क्रिएट करना पड़ेगा, जितना डिवेंचर आउटस्टैंडिंग होता है, ये देखो कितना डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है, डिवेंचर ये लॉन्ग टर्म बोरिंग 1,20,000, पॉइंट नंबर 3 पे जाके देखेंगे कि इसमें सिर्फ डिवेंचर है, हाँ सिर्फ डिवेंचर है 1,20,000, इसका 10% बनेगा जो कि होता है 12,000। ये कहाँ से बनता है, फ्री रिजर्व से, मैंने बताया तो हमारे पास फ्री रिजर्व के नाम पे क्या पड़ा हुआ है, सिर्फ पीएल पड़ा हुआ है। क्या पीएल में 12,000 अवेलेबल है, हाँ है, ठीक है, आराम से अवेलेबल है, क्योंकि पीएल में था 1,20,000 जिसमें से हम लोगों ने 25,000 लिया, ये देखो 1,20,000 था जिसमें से 25,000 लिया, और उसके बाद और भी 12,000 लेने के लिए अवेलेबिलिटी है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फंड बना लिया, फंड के पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो जहां इन्वेस्टमेंट परचेस करना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होता है, इस इन्वेस्टमेंट का नाम है डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, तो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा अब कितना इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करना पड़ेगा जितना डिवेंचर रिडीम करना चाहते हैं उसका 15%, तो कितना डिवेंचर रिडीम करना चाहते हैं हमें कुछ नहीं बोला है, यानी कि पूरा का पूरा रीपे, तो 1,20,000 इंटू 15%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 18,000 का इन्वेस्टमेंट परचेस किया है इन्होंने। अब तुम लोग सोचोगे कि फंड में अगर 12,000 है तो 18,000 कैसे करेगा, फंड का 12,000 प्लस जो है अपने बैंक बैलेंस को मिला के 18,000, इतना तो इनको करना ही पड़ेगा क्योंकि यही रूल्स है। तो फंड से 12,000 ले लेंगे, जो शॉर्टफॉल होगा वो बैंक से ले लेंगे, मतलब अपने कैश या बैंक जो भी अवेलेबल होगा वहां से ले लेंगे 18,000। अच्छा अब हम लोग जो है ड्यू कर लेते हैं यहाँ पर डिवेंचर को, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। कितना डिवेंचर था, 1,20,000, कितने में रिडीम होगा, 3% प्रीमियम, तो ये 1,20,000 है। अब 1,20,000 का 3% यानी 3,600, और टोटल कितना हो जाएगा, ये दोनों अमाउंट मिला के देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,23,600। अच्छा अब प्रीमियम का हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम को रिडीम करना पड़ेगा, तो पीएल से करेंगे, पीएल डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये भी लिखवाया हुआ था, पीएल से होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है। कितना चाहिए, 3,600, क्या हम लोग के पास इतना अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, तुम लोग देख सकते हो, देखो हम लोग के पास पहले पीएल में सबसे पहले कितना पैसा था, 1,20,000, उसमें से चेक करो, सबसे पहले बोनस के लिए गया 25,000, ठीक है। फिर उसके बाद डीआरआर के लिए गया 12,000, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर प्रीमियम के लिए जाएगा 3,600, उसके बाद भी बच जाएगा, चेक करके देखो, उसके बाद भी अमाउंट जो है बच जाएगा, दिखाते हैं, 1,20,000 माइनस 25,000 माइनस 12,000 माइनस 3,600, उसके बाद भी बच रहा है, तो आराम से हम लोग इतना अमाउंट है कि यूज कर सकते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब ड्यू कर लिया है डिवेंचर होल्डर को, अब पैसा चाहिए, तो सबसे पहले सेल कर देंगे अपनी इन्वेस्टमेंट का, तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, कितने का था, 18,000, अभी हम लोगों ने देखा 18,000 का खरीदा था, कुछ नहीं बोला है तो पार पे सेल हो जाएगा। फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट पेमेंट करना पड़ेगा 1,23,600 टू बैंक, 1,23,600, और एट लास्ट जो हम लोग का डीआरआर का अमाउंट होता है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, डीआरआर डेबिट टू जनरल रिजर्व, ठीक है। अब ऐसा मत सोचो कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया तो यूज नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है,
तो जैसे तुम लोग पीएल में सैलरी ट्रांसफर करते हो तो क्या सैलरी पे नहीं करना पड़ा, वो तो क्लोजिंग एंट्री है कि मैंने सैलरी पे किया था तो सैलरी टू बैंक या कैश, और जब वो सैलरी का अमाउंट हमें क्लोज करना होता है ईयर एंड में तो हम लोग पीएल में लिखते हैं पीएल टू सैलरी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने सैलरी पे नहीं किया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये जनरल रिजर्व अकाउंट में इसको हमें ट्रांसफर करके क्लोज करना होता है और कुछ नहीं। तो ये हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? एमसीक्यू तो लास्ट में कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैसा क्वेश्चन नंबर 3 किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, a company had issued 20,000 13% debenture of 100 each on 1st April 2021. The debenture are due for redemption on 1st July 2022. ठीक है, डिवेंचर रिडीम हुआ है 1 जुलाई 2022 को रिडीम करने का बात हुआ है। द टर्म ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर प्रोवाइडेड, इशू के टाइम पे जो टर्म्स कंडीशंस लगाए गए थे वो क्या था, दैट they were redeemed at a premium of 5%, जो जब भी redeem होगा 5% प्रीमियम पे redeem होगा। and also convert option to the debenture holder to convert 20% of their holding into equity share nominal value of 10 each at a price of 15 per share। मतलब 20% शेयर होल्डर का कन्वर्जन होगा शेयर में, बाकी यानी 80% का नहीं होगा। डिवेंचर होल्डर होल्डिंग 2500 डिवेंचर्स डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड टू द डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू द मैक्सिमम। तो हम लोग को क्या बोला है, सबसे पहले बोला है कि कंपनी का कितना डिवेंचर था 20,000। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर, हम नंबर में लिख रहे हैं 20,000, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा है, ये मैंने नंबर पे लिखा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर लेस कर देंगे डिवेंचर होल्डर नॉट ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन, ठीक है। हम लोग को क्या निकालने बोला है, जिनको जो कन्वर्जन वाला ऑप्शन ले रहे हैं कितना शेयर हमें देना पड़ेगा, जो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं कन्वर्जन वाला, ठीक है। अब यहाँ पर बता ही दिया था देखो कि कितने लोगों ने कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं लिया। डिवेंचर होल्डर होल्डिंग 2500 डिवेंचर डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, तो 20,000 में 2500 लोगों ने, मतलब 2500 डिवेंचर होल्डर ने वो ऑप्शन ऑप्ट ही नहीं किया कन्वर्जन वाला। तो इसका मतलब 17,500 लोगों ने क्या किया है, ऑप्ट फॉर कन्वर्जन, कन्वर्जन के लिए ऑप्ट किया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इसमें से अब इतने लोगों का जो है कन्वर्जन नहीं, एक्चुअली इसको ना हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ये सभी कन्वर्जन होगा। मतलब अगर टोटल में से 2500 कन्वर्ट नहीं होगा तो बाकी ये बच रहा है जिसमें से कन्वर्जन भी होगा प्लस जो है हम लोगों का नॉन कन्वर्जन भी है। ये देखो 20% हो गया कन्वर्जन, ठीक है, और 80% इसमें से हो जाएगा नॉन कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्जन नहीं होगा। देखो वही बोला हुआ था, कंपनी के पास 20,000 डिवेंचर है, 13% तो उसका इंटरेस्ट रेट है, हमें वो सब यहाँ नहीं चाहिए। 100 रुपीज जो है नॉमिनल वैल्यू है, 1 अप्रैल को इशू हुआ था, डिवेंचर बोला था रिडीम होगा 1 जुलाई को। टर्म ऑफ इशू में बोला गया था डिवेंचर प्रोवाइडेड दैट दे वर रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, जब भी रिडेम्पशन होगा 5% प्रीमियम के साथ होगा, और ऑप्शंस दिया जाएगा डिवेंचर होल्डर को कन्वर्ट होने का 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर, अपने अपने होल्डिंग का 20% कन्वर्जन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये बताया कि 2500 लोगों ने ये ऑप्शन, 2500 डिवेंचर होल्डर ने ये ऑप्शन लिया ही नहीं, तो 17,500 जो है ये ऑप्शन ले सकते हैं लेकिन 100% एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी बोल ही दिया था जितना भी शेयर्स डिवेंचर होगा उसका 20% कन्वर्जन करेंगे और बाकी 80% पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो अब रिडेम्पशन वैल्यू देखो कितना है, तो रिडेम्पशन वैल्यू जो है वो हम लोग का हो जाएगा 17,500 इंटू 100, 100 रुपए नॉमिनल वैल्यू, कितने में रिडीम होगा देखो, बोला है 5% प्रीमियम, तो 17,500 इंटू 5, ठीक है। तो कितना हम लोग का कन्वर्जन वैल्यू होता इंटू 100 और 17,50,000 प्लस
87,500 87,500। तो ये हो गया 18,37,500। ठीक है, तो इतना मेरा रिडेम्पशन वैल्यू होगा। ठीक है, ये जो रिडेम्पशन होगा, अब इसमें मेरा 20% कन्वर्जन होगा। ठीक है, यहाँ दिखाते 20% का होगा मेरा इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा, कन्वर्जन का मतलब, और 80% जो है मेरा कैश पे होगा। ठीक है, 80% मेरा कैश पे होगा। अच्छा, अब देखो तो कैश कितना हो जाएगा, इसका 80% कर लेते हैं, इसका 80%, तो ये हो गया 14,70,000। इतने का मेरा कैश पे हो जाएगा। और इक्विटी शेयर कितने का इशू होगा, अब 20% कितना होगा, -18,37,500। 20% हो जाएगा 3,67,500। 3,67,500 ये मेरा जो है इसके बदले, ठीक है, इसके बदले मुझे इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। तो जस्ट इसके नीचे लिखो कि नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बोल के, या फिर हम यहाँ स्टार दे के लिख देते, जगह है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। ठीक है, कितना इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा, अगर मुझे 3,67,500 रुपीज का शेयर देना पड़ेगा तो डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। अब जो शेयर इशू होगा वो 15 रुपीज करके था, तो डिवाइडेड बाई 15। लास्ट क्लास में ही मैंने फॉर्मूला बताया था, वैसे कंपनी अकाउंट्स में भी हम लोगों ने वहां देखा था शेयर इश्यूज अदर देन कैश। तो 24,500 नंबर ऑफ शेयर्स देना पड़े। ठीक है, यही हमें पूछा था, सिंपल इतना ही हमें पूछा था कि कन्वर्जन वैल्यू जो है, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड टू द डिवेंचर होल्डर, एक्सरसाइज द ऑप्शन टू द मैक्सिमम। जिन्होंने कन्वर्जन का ऑप्शन लिया है उनको अगर हम लोग शेयर देना चाहते तो कितना शेयर देना पड़ेगा। तो पहले टोटल में से जितने लोग कन्वर्जन ऑप्शन नहीं ले रहे वो हटा दिया, मतलब इसमें इसमें जो है हमें ये पता चला कि 17,500 ने ऑप्शन लेने का सोचा है, लेकिन लेने से ही तो नहीं होगा, फुल्ली कन्वर्जन तो होगा नहीं, इसमें से 20% कन्वर्जन होगा, 80% नहीं होगा। तो अगर हमें इतना वैल्यू रिडीम करवाना है तो टोटल इतना हमारे पास पैसा होना चाहिए था, लेकिन इसमें से पैसा सिर्फ 80% होने से ही चलेगा, क्योंकि 20% का हम लोग शेयर देने वाले हैं। तो ऐसे करके निकल लेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है देखते हैं। बोल रहा है लिब्रा लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी, ये एक लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, रिसेंटली मेड ए पब्लिक इशू इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब देखो लिस्टेड कंपनी का रूल्स देख लो, लिस्टेड कंपनी का क्या रूल्स होता है। देखो लिस्टेड कंपनी का क्या रूल्स होता है, लिस्टेड जो भी हो, एनबीएफसी हो, एचएफसी हो, अदर हो, इनका डीआरआर नहीं बनेगा। ठीक है, डीआरआई बनेगा लिस्टेड कंपनी का 15%। मतलब इस क्वेश्चन का स्पेशलिटी ये है कि इस क्वेश्चन में लिब्रा लिमिटेड का डीआरआर नहीं बनेगा, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी है, बट डीआरआई बनेगा। ये दिमाग में रखते हुए हमें क्वेश्चन करना है। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू 2 लाख। ठीक है, तो ये डिवेंचर जो है पार्टली कन्वर्टेबल है, मतलब कुछ कन्वर्जन होगा, कुछ के लिए हमें कैश देना पड़ेगा। बोल रहा है कितना इशू हुआ है, 2 लाख। फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस कितना है, 100 पर डिवेंचर। कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर 60%। बोल रहा है कितना कन्वर्जन होगा, पार्टली बताए थे ना, तो कितना पार्ट, 60%, और 40% कन्वर्जन नहीं होगा। डेट ऑफ कन्वर्जन बोला है एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द इशू। इशू का डेट जो है, इशू क्लोज होने के बाद 6 मंथ्स के अंदर जो है कन्वर्जन होगा। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट 1/5/2021। डेट ऑफ अलॉटमेंट दे दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर 15% पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन 60, फेस वैल्यू 10। नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड 2 लाख। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर हाफ ईयरली ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च। ठीक है, हम बताते हैं, देखो कैसे होगा, काफी सारा इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले हम एक टाइमलाइन बनाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बोला है, यहाँ टाइमलाइन जो बनाई ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम लोग बनाते हैं। चलो 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक।
ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो 22 तक ही हम लोग का जो है ईयर एंड है। अब यहाँ पर क्या बोला था कि कंपनी ने डिवेंचर इशू किया। ये सी नंबर पॉइंट देखो, बोल रहा है कि डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, बोल रहा है जब इशू स्टार्ट हुआ उसके बाद सब्सक्राइब करने का प्रोसेस बंद हो जाएगा 1/5/2021 को। तो हम पहले वही डेट लगाते हैं यहाँ पर 1/5/2021। ये कौन सा डेट है? ये है डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन। इस दिन के बाद से सब्सक्रिप्शन और नहीं देगी कंपनी, मतलब और इशू नहीं करेगी। ठीक है, सब्सक्रिप्शन क्लोज हो गया। अच्छा, तो कंपनी ने क्या इशू किया? 2 लाख डिवेंचर के लिए लोगों ने अप्लाई किया, कंपनी ने इशू भी 2 लाख ही किया था। ठीक है, तो डिवेंचर अप्लाइड यहाँ लिख देते हैं, इस डेट तक डिवेंचर अप्लाइड हुआ है 2 लाख नंबर। ठीक है, 2 लाख डिवेंचर। और डिवेंचर का जो क्राइटेरिया है 15% इंटरेस्ट है। ठीक है, डिवेंचर जो है वो है ये बाद में लिखने से भी होगा। ठीक है, इंटरेस्ट कब कब दिया जाएगा? 2 लाख डिवेंचर इंटरेस्ट दिया जाएगा 30 सितंबर और 31 मार्च। तो यहाँ लिखते हैं 30 सितंबर और 31 मार्च। ठीक है, ये दो डेट जो है इंटरेस्ट का है, मतलब कंपनी हाफ ईयरली इंटरेस्ट देती है। और इंटरेस्ट का रेट कितना है? 15% बता दिया। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%, एट द रेट ऑफ 15 मतलब 15% हाफ ईयरली नहीं, जब परसेंटेज के आगे कुछ नहीं बोला है तो 15% पर एनम होता है। ठीक है, अब कंपनी अगर 15% पर एनम करके देगी तो 6 मंथ्स के गैप में कितना होगा वो हम दिखा देते कैलकुलेशन। ठीक है, और डेट ऑफ अलॉटमेंट है 1/6/2021। चलो एक डेट और बनाते हैं यहाँ पर 1/6/2021। ये है डेट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, मतलब यहां तक सब्सक्रिप्शन हो गया। अब अलॉटमेंट का डेट क्या कब होगा? अलॉटमेंट का कंपनी ने बता दिया कि हमें डिवेंचर का अलॉटमेंट मिला है कि नहीं, वो 1/6/2021 को हमें पता चलेगा। तो जो भी पॉइंट्स था ना वो मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया। अब बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन। तो जो कन्वर्जन पे इक्विटी शेयर्स मिलेगा उसका वैल्यू है 60, मतलब जो इशू प्राइस है और फेस वैल्यू है 10। उसको हम अलग से लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पर लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो है फेस वैल्यू है 10 और इशू प्राइस है 60, मतलब प्रीमियम वाला है 50 रुपीज। ये कौन सा इक्विटी शेयर है? जो हमें कन्वर्जन पे मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कन्वर्टेबल पोर्शन है 60%। अच्छा, वो भी लिख लेते हैं। इसमें से कन्वर्टेबल पोर्शन है 60%, तो जब रिडीम होगा, ये जब रिडीम होगा, ठीक है, तो इसका कन्वर्टेबल पोर्शन है 60%। तो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन कितना हो जाएगा? 40%। नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन हो गया 40%। तो 40% का कैश अवेलेबिलिटी रखना पड़ेगा, इतने का मिलेगा इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अच्छा, और डिवेंचर का जो है देखो यहाँ पर और क्या बोला है, डिवेंचर 100 पर वाला है। ठीक है, तो डिवेंचर जो है ना ये वाला, तो इसका फेस वैल्यू, डिवेंचर का फेस वैल्यू है हम लोग का 100। ठीक है, और कुछ नहीं बोला है तो इसका इशू प्राइस भी 100 है, मतलब नॉमिनल वैल्यू भी ही रिडीम होगा। अच्छा, अब यहाँ पर बताया था कि डेट ऑफ क्लोजर मैंने नोट कर लिया, डेट ऑफ अलॉटमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी बता दी। यहाँ एक चीज बताया था कि डेट ऑफ कन्वर्जन जो है वो कब है? ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द इशू। जिस दिन इशू क्लोज हुआ उसके बाद 6 मंथ्स बाद, उसके 6 मंथ्स बाद कन्वर्जन होगा। तो उसके 6 मंथ्स बाद मतलब कौन सा टाइम पीरियड होगा देखते हैं। तो 6 मंथ्स बाद, तो ये डेट ऑफ जो है क्लोजर है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड जाएगा अक्टूबर तक। अक्टूबर का कौन सा डेट हो जाएगा? 31। ठीक है, 31 तक जाएंगे तभी ना हमें 6 मंथ्स मिलेगा। तो ये 6 मंथ्स के बाद क्या होगा? यहाँ पर कन्वर्जन रिडीम होगा बाय कन्वर्जन, कन्वर्जन करके रिडेम्पशन कर देंगे कुछ शेयर्स का। ठीक है, अच्छा, ये हो गया पूरा क्वेश्चन का प्रोसेस। अब हमें बोला है कि इस पे जर्नल एंट्रीज करके दिखाना है, रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री कहाँ से होगा? जहां से ट्रांजैक्शन शुरू होगा। सबसे पहला ट्रांजैक्शन कब हुआ? 1/5/2021। हम डेट के साथ लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ डेट जो है देना जरूरी है। सबसे पहले डिवेंचर के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो पैसा मिला, एप्लीकेशन मनी, जैसे इक्विटी शेयर में होता है। और हम लोगों ने इशू ऑफ डिवेंचर भी पढ़ लिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन,
ठीक है, इस डेट पे डिवेंचर के लिए लोगों ने अप्लाई किया, कितना डिवेंचर के लिए अप्लाई किया, 2 लाख। ठीक है, अब कितना करके था, 100, इशू प्राइस भी 100, तो ये हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख, 5 और 2 7 जीरो, मतलब करोड़ में आंसर आ रहा है। ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये इसका नरेशन लिख लोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। उसके बाद सेम डेट पे यहाँ पर, अच्छा अलॉटमेंट के दिन हमें क्या करना है, अलॉटेड जिनका भी डिवेंचर होगा उन्हीं के डिवेंचर से डिवेंचर का वैल्यू बनेगा। तो हम लोग इसके बाद 16 का एंट्री करेंगे, 1621 डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा 2 लाख, मतलब 2 लाख और 7 जीरो होगा, वही वैल्यू। ठीक है, तो मतलब 20 लाख। अच्छा, इसके बाद ये अलॉटमेंट हो गया। अब हमें डीआरआर तो नहीं बनाना है, क्योंकि ये कंपनी जो है लिस्टेड है, लिस्टेड का डीआरआर नहीं बनता है। ठीक है, तो डीआरआई बनेगा, वो हम लोगों ने देखा। अब डीआरआई कितने का बनेगा, 15% बनता है। ठीक है, 15% बनेगा, और ये कब बनता है इसका भी रूल्स मैंने लिखवाया था। ठीक है, ये इसका एक डेट होता है, उस डेट पे बनेगा। ठीक है, इसका एक डेट होता है, उस डेट पे बनता है। डेट कौन सा था, अगर तुम लोग को याद है तो दिखाते, 30 अप्रैल के पहले, जिस साल डिवेंचर रिडीम होने वाला है उस साल 30 अप्रैल के पहले कभी भी बन सकता है। यहाँ होना चाहिए, ये देखो यहाँ पर मैंने करके दिखाया था, ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल एट द एंड ऑफ विच डिवेंचर आर टू बी रिडीम। जिस फाइनेंशियल ईयर में डिवेंचर रिडीम होने वाला है उस फाइनेंशियल ईयर का जो 30th अप्रैल है उसके पहले या उस डेट पे कभी भी हम लोग डीआरआई बना सकते हैं। तो यहाँ डेट वाइटल है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर जाओगे तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च। अब इसका जो 30th अप्रैल आएगा, मतलब इस पीरियड में कभी भी हम लोग डीआरआई बना सकते हैं। तो कौन सा डेट दे सकते हैं, जो भी चाहो डेट दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तो एग्जैक्टली बोला नहीं है कब का है। ठीक है, तो हम लोग इस डेट पे 30th अप्रैल के अंदर हमें प्रिपेयर करके देना है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, 1/5/2021 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट जो है वो परचेज करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट कितना परचेज करना पड़ेगा, जितना डिवेंचर जो है हम लोग मतलब कन्वर्जन नहीं होगा, कैश में पे होगा। ठीक है, तो कैश में कितना होगा, 40%। ठीक है, तो 2 लाख का 40% के लिए हमें जो है कैश का जरूरत होगा, बाकी तो इक्विटी शेयर में जाएगा तो उतने के लिए जरूरत नहीं होगा। तो 2 लाख जो है ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गया इनटू 100। ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ डिवेंचर, इसका 40% हमें रिडीम करना है बाय कैश अवेलेबिलिटी। और इसका जो वैल्यू होगा, क्योंकि देखो हमें क्या कितने का जो है 15% क्रिएट करना पड़ता है, जितना डिवेंचर रिडीम करने वाले हैं तो हम लोग पूरा ही रिडीम करेंगे, लेकिन 40% के लिए ही कैश का जरूरत होगा, तो उतने के लिए इन्वेस्टमेंट परचेस होगा। जो शेयर वाला क्राइटेरिया उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं होगा, इनटू इसमें लगाएंगे 15%। ठीक है, तो इस वैल्यू का 15% ये होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 2 लाख इंटू 100 इंटू 40% इंटू 15%। ठीक है, तो ये हो गया 12 लाख। डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने परचेस कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, देखो इन्वेस्टमेंट भी परचेस हो गया। अब क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पर ये डेट ऑफ अलॉटमेंट ये भी कर लिया हम लोगों ने। अब आया 30 सितंबर 2021, तो इस डेट पे क्या होगा, कंपनी सारे डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देगी, क्योंकि लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो अब 30 सितंबर का ट्रांजैक्शन आ जाएगा। ठीक है,
तो ये सारे ट्रांजैक्शन हम लोगों ने कर लिए। 30 सितंबर में हमें क्या करना है, सभी डिवेंचर होल्डर जो अभी तक हम, क्योंकि देखो एक भी डिवेंचर होल्डर रिडीम नहीं हुआ है, रिडीम तो यहाँ होगा, उसके पहले जो भी इंटरेस्ट बनता है वो हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिखाते 30 सितंबर 2021, तो इंटरेस्ट का एंट्री डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, पहले ड्यू एंट्री कर लेते, चलो ड्यू एंट्री कर लेते उसके बाद करेंगे ऐसे। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 लाख डिवेंचर होल्डर है, इंटू 100, फेस वैल्यू पे हमेशा इंटरेस्ट जाता है, 15% रेट था। अच्छा, अब इंटरेस्ट कितने दिन का होगा वो चेक करना पड़ेगा। तो डिवेंचर कब जो है यहाँ पर हमारा इशू हुआ 15 को, और अलॉटमेंट कब मिला, जुलाई को, ठीक है। तो जून को, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो यहाँ अलॉटमेंट मिलने के बाद ही ना होल्डर बनेगा, तभी ना इंटरेस्ट मिलेगा। तो 4 मंथ्स का, पहले इशू होने के बाद, अलॉटमेंट होने के बाद 4 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट हो जाएगा इंटू 4/12 करके। तो देखते हैं कितना आता है, इंटू 100 इंटू 15% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख का इंटरेस्ट जो है वो ड्यू हो गया। अब ये इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो पे का तो अलग कोई डेट नहीं बोला है, तो सेम डेट पे हम लोग लिख सकते हैं, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 10 लाख, ये हम लोग का इंटरेस्ट पे हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन होगा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर रिडेम्पशन इस डेट पे होगा, तो रिडीम होने के पहले देखो इस पीरियड में भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ, ठीक है। जैसे मान लो मेरा लोन क्लोज होने वाला था यहाँ, ठीक है, मुझे यहाँ इंटरेस्ट देना था, लोन चल रहा था मेरा, लेकिन अगर हम पहले ही अपने लोन को रिडीम कर देंगे तो यहाँ इंटरेस्ट मिला। अब यहाँ से यहाँ तक कितना पीरियड होता है, सितंबर के बाद अक्टूबर, 1 मंथ होता है। अब इंटरेस्ट देने के 1 मंथ बाद इन्होंने क्या किया, रिडीम कर दिया डिवेंचर को कन्वर्जन के थ्रू से, जितना कन्वर्जन होने वाला था। तो फिर 1 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। अब 1 मंथ का इंटरेस्ट कंपनी किनको देगी, जिनका डिवेंचर रिडीम हो रहा है, सभी को देने का तो जरूरत नहीं है। बाकी सबको कब देगी, बाकी सबको यहां से यहां तक का देगी, जो कि शायद 6 मंथ्स होगा, चेक करके देखो, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ठीक है। तो कंपनी इस तरीके से जो है अपना इंटरेस्ट पे करेगी, क्योंकि लॉजिकल है। देखो जिन लोगों को कैंसिल कर देगी यहाँ, तो उनको यहाँ तक का इंटरेस्ट क्यों देगी, उनको कितने तक का इंटरेस्ट देगी, जितने तक का इंटरेस्ट उनका ड्यू हुआ पे होने के बाद। तो उनका 1 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू हुआ पे होने के बाद, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वही वाला कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। अच्छा चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, कब हो रहा है, 31 अक्टूबर 2021, ठीक है। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट फिर से ड्यू होगा टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर। अब कितने लोगों को कंपनी देगी, देखो 2 लाख इंटू 100, ये हो गया टोटल वैल्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। इसमें से कन्वर्जन कितना परसेंट होगा, देखो मैंने सब नोट डाउन करवा दिया है, 60% का कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो जिनका कन्वर्जन होगा उन्हीं का रिडीम होगा, तो 60% का इंटरेस्ट हमें दे देना पड़ेगा। कितना करके रेट है इंटरेस्ट का, 15%। कितने मंथ का ड्यू हुआ, 1/12, चेक करते हैं। 2 लाख इंटू 100 इंटू 60 divided by 100 into 15 divided by 100 divided by 1, तो ये हो जाएगा 1,50,000 डिवेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट इतना ड्यू हो गया, अब पे करेंगे, सेम डेट पे करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई अलग डेट अवेलेबल नहीं है, कुछ बोला नहीं है। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो जिनको रिडीम करना है उनको 1,50,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ये दे दिया। अच्छा, 1,50,000 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसी डेट पे 31 अक्टूबर 21 पे हम लोग अपना जो है ड्यू करेंगे
डिवेंचर होल्डर जिनको हम लोग रिडीम करना चाहते हैं, तो क्या एंट्री होगा? 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने लोगों को रिडीम करेंगे? ये वाला वैल्यू, ठीक है, 2 लाख। ये वाला देखो 2 लाख इंटू 100 इंटू 60%, ठीक है, 2 करोड़ का 60%, मतलब ये हो जाएगा 1 करोड़ 20 लाख। चेक करके देख सकते हो। फिर 2 यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ये एंट्री मैंने क्यों लिखा? क्योंकि डिवेंचर जो रिडीम हम लोग कर रहे हैं वो कन्वर्जन के थ्रू से कर रहे हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन करेंगे तो बदले में उनको शेयर्स देंगे ना, ये इतने के बदले शेयर्स देंगे। और सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और शेयर कितने का था देखो, मैंने वो भी नोट डाउन करवाया था। 10 रुपीज फेस वैल्यू, इशू प्राइस 60, यानी प्रीमियम जो है वो 50 रुपीज, ठीक है। तो प्रीमियम 50 रुपीज, ये 10 रुपीज। बस हमें नंबर ऑफ जो है शेयर्स वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकेंगे। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितना है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ एक वर्किंग नोट बनाने से पता चलेगा। ये साइड में बना देते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, तुम लोग अपने हिसाब से उसे मैनेज कर लो। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल रिडेम्पशन वैल्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। रिडेम्पशन वैल्यू कितना है? ये वाला 1 करोड़ 20 लाख, और इशू प्राइस है 60, ठीक है। तो 1 करोड़ 20 लाख, ये रुपीज में है, 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 2 लाख। तो 2 लाख शेयर्स हमें इशू करना पड़ेगा। 2 लाख इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2 लाख इंटू 10 यानी 20 लाख, और 50 इंटू 20 मतलब 100 लाख, ठीक है। तो जितना डिवेंचर रिडीम, क्योंकि सारा रिडीम नहीं हो रहा है, सिर्फ कन्वर्जन के थ्रू से, क्वेश्चन ही बताया था जिनका कन्वर्जन होने वाला है उन्हीं का रिडीम होगा, रिडीम बाय कन्वर्जन ओनली। तो यहाँ तक का हम लोगों ने एंट्री कर लिया, ठीक है, कि इतना कन्वर्जन होगा तो उसके हिसाब से इतना हमें जो है शेयर्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद 30 ऑफ अक्टूबर तक का हमारा सारा ट्रांजैक्शन खत्म। अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ 31 मार्च को ट्रांजैक्शन हुआ। क्या ट्रांजैक्शन होगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी। कंपनी किनको इंटरेस्ट देगी? जिनका डिवेंचर रिडीम नहीं हुआ, जो अभी तक कंपनी के डिवेंचर होल्डर है उनको तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो उनका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? तो डेट हो जाएगा 31 मार्च 2022। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। अब कितने बचे हैं? 2 लाख, इसमें से 40%, क्योंकि 60% तो चला गया। अब 2 लाख इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो 2 लाख में देखो, पहले 2 लाख में इंटू 100 कर लेते तो हमें वैल्यू पता चल जाएगा, मतलब 2 करोड़ डिवेंचर। लेकिन 40% का ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15% रेट पे, और वो 6 मंथ्स का होगा। इनका क्यों 6 मंथ्स हुआ वो भी समझ लो। पहले इनको इंटरेस्ट कब मिला था? लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? इस डेट को। इसके बाद यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ का ड्यूरेशन 6 मंथ्स होता है। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट जितना होगा उतना। तो 2 लाख इंटू 100 इंटू 40 इंटू 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, और 2 बार 100 था, तो ये इतना, मतलब 6 लाख हो रहा है, ठीक है। तो 6 लाख का इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है। अब जब पे कर देंगे तो टू बैंक या कैश का एंट्री करेंगे, बैंक का ही करेंगे, कंपनी है इसी वजह से। तो यहाँ पर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 6 लाख। अच्छा, अब क्या होगा? 31 मार्च को हम लोग क्या करेंगे? सभी एक्सपेंसेस को पीएल में चार्ज कर देंगे। तो ऐसे लिखेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है, डिवेंचर का इंटरेस्ट। तो ट्रांसफर टू पीएल होगा। वो कितना कितना अमाउंट होगा? ये 6 लाख है, इसके पहले देखो कितना कितना इंटरेस्ट गया। एक तो ये 10 लाख, और उसके आगे भी एक गया है 10 लाख के आगे भी। डिवेंचर एप्लीकेशन इन्वेस्टमेंट 10 लाख, और इसके बाद हाँ 10 लाख 1 लाख 50, तो 10 लाख ये था 4 मंथ्स का आफ्टर इशू, ठीक है, जिसमें सभी डिवेंचर होल्डर शामिल थे।
फिर 1,50,000 हम लोगों ने दिया जिनका रिडीम किया कन्वर्जन करके, ये 1 मंथ का जो इंटरेस्ट दिया, और अभी बाकी बचे हुए लोगों को जो 6 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ा, ये 6 मंथ्स के गैप में गया, तो 6,16,000 और 17,50,000। 17,50,000, ठीक है, इतना हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्लोज हो गया, बस इसमें और कुछ नहीं है, ये हमें इतना ही बोला। ठीक है, कि रेलिवेंट जो भी एंट्रीज है वो हमें करके दिखाना है। अब रहा केस 3। केस 3 एज इट इज है, जैसा हम लोगों ने आज फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया, वो और केस 3 बिल्कुल इक्वल है। तो देखो बता देते हैं, बोल रहा है कि केस लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी, NBFC एंड HFC प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल 45,000, इक्विटी शेयर है 10 each, इशूड है 30,000, रिजर्व सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बना हुआ है इनका। ठीक है, तो DRR इनका बनेगा नहीं बनेगा उस पर दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, क्योंकि DRR जब बैलेंस शीट पे दिया है तो जरूर DRR इनका बनता होगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग 12% डिवेंचर, ट्रेड पेबल, PPE, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, DRRI भी दे दिया है। मतलब हमें क्राइटेरिया दिमाग में इस क्वेश्चन के लिए रखना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही बता रहे DRR DRI दोनों ही बना हुआ है। करेंट एसेट में स्टॉक यानी इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश बैलेंस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या देखा गया है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन दिया गया है कि वो परचेस कर सकते हैं 10 रुपीज का शेयर एट 15 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड प्रायर टू बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। तो बोनस डिस्ट्रीब्यूशन के पहले जितने भी शेयर होल्डर है सबको ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपके पास पुराना 4 शेयर है, आप नया 1 शेयर खरीद सकते हो, और ये सभी शेयर होल्डर ने लिया है। मतलब सेम क्वेश्चन, बस अमाउंट जो है वो अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो सेम क्वेश्चन है, बस अमाउंट अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी शेयर इशू कर रही है टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर होल्डर, ऐसे भी कर सकते हो ड्यू करके, फिर उसके बाद जो है उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो ओल्ड 4 के लिए न्यू 1, ओल्ड 4 के लिए न्यू 1, ठीक है, तो 1 के लिए 1/4, और ओल्ड कितना था 30,000, और 30,000 ओवरऑल लोगों ने ये, मतलब 30,000 शेयर होल्डिंग पे ही ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो चुका है। मतलब ये हो जाएगा हम लोग का 7,500। तो ये देखो 7,500 इंटू कितने रुपए का शेयर्स इशू किया गया वो भी बता दिया है, 15 करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 7,500, 1,12,500। फिर उसके बाद इसका ट्रांसफर एंट्री कर सकते हो, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 7,500 इंटू 10, 7,500 इंटू 5, 15 रुपीज का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और ये हो गया 1,12,500, 7,500 और 7,500 इंटू 5, तो ये हो जाएगा हम लोग का 37,500। ये अमाउंट ट्रांसफर का एंट्री कर दिया, और चाहो तो एक साथ में भी कर सकते हो, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो भी होगा। अच्छा, अब कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी, ये बोला था कितना, फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। ठीक है, मतलब अगर किसी के पास ओल्ड 5 शेयर्स है तो एक बोनस शेयर मिल जाएगा। बोनस शेयर कितना मिलेगा, एक मिलेगा, तो 1 के लिए 1/5। ठीक है, तो फिर कितने शेयर होल्डर हो गए, पहले 30,000 था और कंपनी ने भी इशू किया 7,500, तो 30,000 प्लस 7,500, 37,500 होल्डिंग पे कितना बोनस शेयर जाएगा, तो 37,500 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 7,500 बोनस शेयर जाएगा। अब बोनस शेयर इशू करने से क्या होता है, हम लोग पहले ड्यू करते हैं टू बोनस टू शेयर होल्डर। ठीक है, कितना होगा 7,500 इंटू बोनस शेयर कितना करके था, कुछ नहीं बोला है तो फिर 10 करके होगा, कुछ नहीं बोला है तो जो पर वैल्यू है उसी पे होगा। ठीक है,
तो पर वैल्यू 10 ही है इस क्वेश्चन में, ये देखो 10 करके है, तो ये 10 रुपीज करके जाएगा, मतलब 75000, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कि रिजर्व का कैपिटलाइजेशन होता है, सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम रेडी हुआ है तो उसी को यूज कर लेंगे। 37,500 पूरा यूज कर लेंगे क्योंकि हमें चाहिए 75,000। तो देखते हैं कितना कम पड़ रहा है हम लोग का। हम लोग का कम पड़ रहा है 37,500। अब ये कहाँ से मिलेगा, देखते हैं रिजर्व सरप्लस में क्या अवेलेबल है उससे बनेगा। पीएल है, हाँ है, 1,62,000 सफिशियंट है। तो पीएल से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे ये अमाउंट, ठीक है। टू बोनस टू शेयर होल्डर, अब इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। तो बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। ये हो जाएगा 75, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो गया। अच्छा, अब ये बन गया। अब कंपनी का रिडेम्पशन ऑफ जो है डिवेंचर, उसके बारे में बताया कि कंपनी सारे डिवेंचर रिडीम करना चाहती प्रीमियम पे। तो डिवेंचर रिडीम करने के पहले कंपनी को डीआरआर और डीआरआई का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। कंपनी का डिवेंचर था 1,80,000। अब 1,80,000 पे 10% यानी कितना डीआरआर बनना चाहिए, 18,000 का। हम लोग चेक करेंगे कि 18,000 का डीआरआर है कि नहीं, हाँ है, तो हमें और एक्स्ट्रा कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। अब 1,80,000 पे 15% का डीआरआई बनना चाहिए। डीआरआई इनका है लेकिन सफिशियंट है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, जो कि 27,000 दिख रहा है। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि कम डीआरआई बना हुआ है, देखते हैं। ये देखो, नहीं सफिशिएंट बना हुआ है, 27,000 ही बना हुआ है, ठीक है। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, अपना डिवेंचर ड्यू करते हैं। चलो डिवेंचर ड्यू करेंगे। डिवेंचर था 12%, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ये ड्यू कर दिया, ठीक है। डिवेंचर होल्डर को हमें जो पे करना है, तो डिवेंचर होल्डर का एक्चुअली जो पर वैल्यू है वो 1,80,000 है। तो 1,80,000 का लोन हमारे यहाँ से बैलेंस शीट से हट जाएगा, लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा भी पेमेंट करना है जो प्रीमियम के नाम पे दिखेगा 3%। तो 1,80,000 का 3%, तो ये हो जाएगा 5,400, और दोनों का ऐड करने से 1,85,400 इतना हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रीमियम का अमाउंट हमें रिडीम करना पड़ेगा पीएल से, तो कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। क्या हमारे पीएल में इतना अमाउंट है, हाँ है, ठीक है। क्योंकि प्रीमियम में काफी ज्यादा अमाउंट था, चेक करके देखो प्रीमियम में अमाउंट है। हम लोगों ने जो ड्रॉ किया वो 37,500 किया था फर्स्ट बार, और उसके बाद हमारे पास पीएल में काफी ज्यादा अवेलेबिलिटी है, 1,62,000। ये देखो 1,62,000 था, उसमें से 37,500 ड्रॉ किया है। तो 1,24,500 अभी भी पड़ा हुआ है, और अभी हमें जरूरत कितने का है, 5,400 का है। तो वो निकालने के बाद भी बचा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आराम से हम लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं पीएल 5,400। पीएल को हम लोग, या पीएल से इतना अमाउंट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट बेचेंगे। इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बेचने से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डी आर आर आई, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। कितने का बना हुआ था देख लो, यहाँ बना हुआ था तो हमें नहीं बनाना पड़ा, बना हुआ नहीं होता तो बनाना पड़ता। 27,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 27,000 का इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने सोल्ड आउट कर दिया। अब हमारे पास अवेलेबिलिटी हो गया, हम लोग अपने डिवेंचर होल्डर को पे कर सकते हैं। तो डिवेंचर होल्डर को कितना देना पड़ेगा, 1,85,400। तो यहाँ पर लिखेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,85,400, 1,85,400, ठीक है। अच्छा, अब डीआरआर का अमाउंट एंड में हमें ट्रांसफर कर देना होता है जनरल रिजर्व में। डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ये क्लोजिंग एंट्री है कि ये रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। रिजर्व से ही बना था
रिजर्व में ही जाके क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 18,000 DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बस ये हम लोग का एंड है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग इस पे थोड़ा एमसीक्यू देख लेते हैं, देखते हैं। ये वाला नेसेसरी नहीं है, दूसरा कोई क्वेश्चन यहाँ एडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एमसीक्यू। अच्छा, बोला है अमाउंट क्रेडिटेड टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व मे बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर एनी पर्पस, ठीक है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स, ये बताना है। तो बोल रहा है कि जो अमाउंट हम लोग डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में क्रेडिट करते हैं, यानी डीआरआर जो बना रहे हैं, उसमें जो अमाउंट अवेलेबल होता है, क्या कंपनी उसे किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है? नहीं, तब वो रिजर्व ही क्यों होता? वो तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए। देखो, रिजर्व फ्री रिजर्व भी होता है, लेकिन नाम क्या है? डिवेंचर रिडेम्पशन, मतलब स्पेसिफिक रिजर्व है। स्पेसिफिक रिजर्व स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, इसी पर्पस के लिए इसे बनाया गया है। तो एनी पर्पस के लिए तो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये फॉल्स होगा। फिर बोल रहा है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंकिंग कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर नीड नॉट क्रिएट एनी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। बोल रहा है कि जो AIFI है, जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, या फिर ऐसा कोई बैंकिंग कंपनी, क्या उनको डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना जरूरी है? तो अगर तुम लोग याद करोगे, मैंने एक जिस्ट लिखवा दिया था जहां पर लिखा था अनलिस्टेड अदर कंपनी को जरूरत है, AIFI वगैरह जरूरत नहीं है। कैसे करके याद रखना था? मैंने बोला था इनको बैंक जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से वो बनता है, ठीक है। तो वो जरूरत नहीं होता है। तो इनका देखो क्राइटेरिया, अगर देखो हम दिखा देते हैं यहाँ पर, मैंने बोला भी था कैसे याद रखेंगे। ये देखो, मैंने बोला था डीआरआर नहीं बनता है बैंकिंग या AIFI जो कि रेगुलेटेड बाय RBI, क्योंकि इनका अपना बैंकिंग एक्ट होता है। तो डीआरआर जो है वो हमें यहाँ पर जो है बनाने का जरूरत नहीं होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिन्हें रेगुलेट करता है। तो वही बोला है, तो ट्रू बोला है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है हम लोग का ट्रू है। थर्ड नंबर पे देखो, बोल रहे हैं अंडर पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट मेथड द पेमेंट ऑफ एंटायर डिवेंचर इज मेड इन वन लॉट। बोल रहा है कि अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट मेथड से पे करना चाहते हैं तो सारा डिवेंचर का अमाउंट एक ही बार में हम लोग पे कर देंगे। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि अगर इंस्टॉलमेंट है तो वो तो पार्ट पार्ट पेमेंट होगा, ठीक है। अब पार्ट पार्ट पेमेंट को अगर हम लोग बोलेंगे एंटायर डिवेंचर हम लोग पे कर देंगे, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टेड बात होगी ना, मतलब ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है जैसे दिया हुआ है उसके हिसाब से। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बोला है एट रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर डीआरआर शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये ट्रू है, जब भी हम लोग डिवेंचर रिडीम कर देते हैं फिर उसके बाद डीआरआर जो बना हुआ है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है जनरल रिजर्व। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बोल रहा है डिवेंचर होल्डर इज एन ओनर ऑफ कंपनी। फॉल्स, डिवेंचर होल्डर कभी भी कंपनी का ओनर नहीं होता है, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का ओनर होता है। फिर बोल रहा है डिवेंचर होल्डर कैन गेट हिज मनी बैक ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। नहीं, फॉल्स, ऐसा कोई बात नहीं। अभी तो हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया, डिवेंचर होल्डर का जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, लोन है, मतलब डिवेंचर है, वो रिडीम कंपनी कभी भी कर सकती है। कंपनी ने अगर पहले से डिक्लेयर कर रखा है कि इतने दिन बाद करेगी, जैसे कि आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, आफ्टर फिक्स्ड पीरियड, जैसे मैंने बोला था 5 साल बाद या 5 साल के बाद कभी भी, या फिर गिविंग बाय नोटिस, ठीक है। ये सब मैंने बताया। ऐसा नहीं है कि कंपनी लिक्विडेट होने का मतलब कंपनी बंद होने से ही डिवेंचर इशू रिडीम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। फिर बोल रहे डिवेंचर इशूड एट ए डिस्काउंट कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम। हाँ, हो सकता है, कंपनी ने डिवेंचर डिस्काउंट में इशू किया था, उसका भी मैंने रूल्स बताया था कि डिस्काउंट में कंपनी कभी जो है इशू करता है जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाई चल रहा है, मतलब लोग बैंक में रखेंगे तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा, तो लोग डिवेंचर का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, तब कंपनी क्या करती है, अपना जो डिस्काउंट रेट है, अपना जो डिवेंचर का प्राइस है उसे डिस्काउंटेड कर देती है, ठीक है। तो डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, हम लोगों ने ये इशू में पढ़ लिया है, रीडिंग प्रीमियम पे कर सकते हैं आराम से। तो हमें पूछा था कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा।
अच्छा, अब सेकंड नंबर पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। बोल रहा है कि डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड बाय पेमेंट इन लम सम एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड। हाँ, ये तो मेथड में है ही कि कंपनी चाहे तो एक ही बार में, लमसम मतलब एक ही बार में क्या कर सकता है, स्पेसिफाइड पीरियड मतलब कंपनी ने बोल रखा है 3 साल बाद पे, 3 साल बाद लमसम वैल्यू में डिवेंचर का रिडीम कर सकता है। लेकिन हमें पूछा है कौन सा फॉल्स है, तो ये फॉल्स नहीं है। डिवेंचर कैन नॉट बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए कंपनी। कंपनी के लाइफ टाइम मतलब कंपनी जब तक जिंदा है तब तक डिवेंचर रिडीम नहीं हो सकता। अभी तो बोला, ऐसा तो कोई रूल्स होता नहीं है, ठीक है, तो ये फॉल्स है। तो आंसर तो यही होगा। हमें पूछा था कौन सा फॉल्स है। फिर भी टी, ये वाला टी यानी ट्रू होगा, वो देख लो। डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड बाय पेमेंट इन एनुअल इंस्टॉलमेंट। हाँ, हो सकता है एनुअल इंस्टॉलमेंट में हम लोग चाहे तो डिवेंचर पे कर सकते हैं, जिसे हम लोग इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड नंबर में देखो क्या बोला है। थर्ड नंबर में बोला है फॉर डिवेंचर्स इशूड बाय अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI banking companies, NBFC and HFC, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व विल बी कंसिडर्ड एडिक्वेट इफ इट इज। तो देखो, हमें यहाँ पर बोल रहा है कि डिवेंचर जब इशू होता है अनलिस्टेड कंपनी के थ्रू से, तो अनलिस्टेड अदर कंपनी ही, अदर मतलब अदर देन NBFC, HFC एंड AIFI एंड बैंकिंग, वही दिया हुआ है। अदर देन AIFI बैंकिंग, NBFC, HFC। जब अदर का बात होता है ना, अदर देन मतलब अनलिस्टेड अदर कंपनी का मतलब ना तो वो कंपनी बैंकिंग या AIFI है, ना तो वो NBFC है, ना HFC है, ना NBFC HFC या फिर अदर लिस्टेड है, ना तो NBFC HFC अनलिस्टेड है, ओनली अनलिस्टेड अदर कंपनी है, ठीक है। तो उनका DRR कितना बनेगा, तो उनका DRR तो हमेशा बनता है यहाँ पर 10% ऑफ जितना डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है। तो आंसर फिर ये होगा, क्योंकि 25 या 5 का क्राइटेरिया तो होता नहीं है। अब पढ़ लो, 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इशूड थ्रू पब्लिक इशू। पब्लिक इशू के थ्रू से कंपनी ने जितना डिवेंचर इशू किया था उस पर 10% होगा। लेकिन ये तो इन जनरल हो गया, और भी थोड़ा सा डेप्थ में जाए तो फिर होता है रूल्स की जितना डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है, मतलब जितना लोन अमाउंट हमारे बैलेंस शीट में दिख रहा है उतने का 10% हमें DRR क्रिएट करना पड़ेगा। कितना लोन अमाउंट दिख सकता है, जितना हम लोगों ने इशू किया है मैक्सिमम उतना दिख सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का थर्ड नंबर का बी हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ नंबर, ये वाला देखो। बोल रहा है एक कंपनी हैज इशूड 6% डिवेंचर फॉर 10 लाख इंटरेस्ट। 6% डिवेंचर इशू किया है फॉर 10 लाख। 10 लाख का इंटरेस्ट कैसे है, पेबल ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। तो ये थोड़ा सा समझा देते हैं। 30 सितंबर और 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करेगा कंपनी, कितना करके, 6% इंटरेस्ट। 6% इंटरेस्ट, क्योंकि कंपनी का जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है 6% है। डिवेंचर कितने का है, 10 लाख का, मतलब ये लोन अमाउंट है। द कंपनी रिडीम 10,000 डिवेंचर एट 96, मतलब डिस्काउंट में, ब्रैकेट में लिखा है एक्स इंटरेस्ट। बताते हैं क्या होता है। ऑन 1 अगस्त 2021, ठीक है। तो ये ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च। अच्छा, 1 अगस्त को बोला है, तो यहाँ पर अगस्त के बाद ही सितंबर आएगा। 1 अगस्त 2021, यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, रिडीम कर रही है। कितने रुपए का डिवेंचर, 10,000 रुपीज का डिवेंचर एट द रेट ऑफ 96 करके। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर कैंसिल करने पे कंपनी का कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो देखो, सिंपल बात है कि कंपनी अगर डिवेंचर जो इशू कर रही थी उसको, देखो पर वैल्यू तो 100 होता है, ठीक है। पर वैल्यू इन लोग का कितना होता है, 100 होता है। अगर कंपनी 96 करके दे रही है तो ऑब्वियस सा बात है कि 4 रुपीज का, ₹4 पर डिवेंचर पे उन्हें प्रॉफिट होने वाला है कैंसिलेशन पे, मतलब डिस्काउंट पे कैंसिल कर रही है, ठीक है, क्योंकि 96 पे करी। अब एक्स इंटरेस्ट का मतलब हम बता देते हैं। और कितना सारा डिवेंचर रिडीम होगा, 10,000 रुपए का लोन है। अब एक लोन, एक डिवेंचर का वैल्यू अगर 100 है, मतलब एक लोन का वैल्यू, ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है, 100। तो 100 डिवेंचर कैंसिल कर रही है और एक एक डिवेंचर पे 4 रुपीज का प्रॉफिट कमाएगी, क्योंकि डिस्काउंट पे रिडीम कर रही है। तो 400 रुपीज का जो है प्रॉफिट अर्न कर लेगा कंपनी अपने डिवेंचर को रिडीम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर जो हमें दिया है ना एक्स इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट वैल्यू। क्योंकि कंपनी जब डिवेंचर रिडीम करेगी, देखो कंपनी का इंटरेस्ट का रूल्स क्या है कि हर साल
सितंबर को और मार्च को देगी। तो कंपनी जब अगस्त को रिडीम करेगी तो इसके पहले इंटरेस्ट कब ड्यू हुआ होगा? 31 मार्च को हुआ होगा। सोच के देखो, मतलब उसके पहले ईयर का। तो 31 मार्च, अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, ये देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स बाद कंपनी क्या करी? रिडीम कर रही है। अगर कंपनी 4 मंथ्स बाद रिडीम नहीं करती सपोज, तो कंपनी को यहां से यहां तक का इंटरेस्ट देना पड़ता। ठीक है, तो कंपनी जब ये रिडीम करेगी ना डिवेंचर, तब उसको 4 मंथ्स का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट भी उसे देना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर को। डिवेंचर होल्डर क्यों 4 मंथ्स का इंटरेस्ट नहीं लेगी? क्योंकि उनको तो लास्ट इंटरेस्ट मिला था 31 मार्च। ठीक है, अब जैसे मान लो बैंक में लोन लियो, तो बैंक का लोन जो है क्लोज करना चाहते हो। ठीक है, अब मान लो 5 साल लोन चला फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब 10 साल का लोन था, 6th ईयर में सोच रहे हो लोन बंद कर दोगे। तो 6th ईयर में कब सोचा? मान लो जैन टू दिसंबर चलता है, 6th ईयर में मान लो अप्रैल में सोचा कि हम लोन को क्लोज कर देंगे। तो जैन से लेके अप्रैल तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तब उसके बाद जो क्लोज होगा बैंक नहीं मांगेगी इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट कुछ भी नहीं मांगेगी। वैसे कंपनी अगर बोल रही है कि हम रिडीम करेंगे तो कर सकती है। अगर डिवेंचर होल्डर रेडी है, रिडेम्पशन का रूल्स है, तो मतलब कंपनी ने इशू वक्त पे ही बता दिया था कि हम लोग रिडीम करना चाहते हैं, तो कंपनी कर सकती है, रिडीम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इतने दिन का जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ वो तो दे दो, वो देना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो रिडेम्पशन वैल्यू है ना, ये क्या है? ये है रिडेम्पशन का वैल्यू पर डिवेंचर। ठीक है, रिडेम्पशन का वैल्यू पर डिवेंचर है। अब अगर कंपनी इसमें अपना इंटरेस्ट का भी पर वैल्यू जो है, पर डिवेंचर का इंटरेस्ट वैल्यू भी ऐड करके बता देती है। अगर ऐड करके बताती है, इसे हम लोग बोलते हैं कम इंटरेस्ट। और अगर ऐड करके नहीं बताती है तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्योंकि हमें यहाँ प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है, तो वो तो हम लोग डिवेंचर के नॉर्मल वैल्यू से ही कंपेयर करेंगे, इंटरेस्ट इंक्लूडेड वैल्यू से करेंगे भी नहीं। अगर इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा तो हमें उसे एक्सक्लूडेड करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स इंटरेस्ट का मतलब यही है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें इंटरेस्ट का वैल्यू जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि कंपनी चाहे तो इसमें इंटरेस्ट का वैल्यू ऐड करके भी लिखती है, लेकिन लिखने से हम वो बताएगी कि ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, ये हो गया एक्स इंटरेस्ट का मतलब। बाकी इसके बिना भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते थे। यहाँ पर 100 डिवेंचर रिडीम होगा, एक एक डिवेंचर पे कंपनी 4 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो 4 × 100 यानी 400 रुपीज का जो है कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा इस पे। अच्छा, ठीक है, इसके बाद हम लोग का ये सब हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो। ठीक है, नेक्स्ट तो हमें कुछ दूसरा वाला ही टॉपिक, एक सेकंड हम देख लेते हैं एक बार। एक मिनट, कुछ बाकी तो नहीं है इसमें? नहीं, इसमें कुछ बाकी नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ जो है डिवेंचर कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग या तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या फिर बोनस या राइट इशू में से कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी नहीं कर रहे क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट करके उसका ओवरव्यू ले। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। बाय मैम। बाय। बाय मैम।